नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त शीतलहर की चपेट में और ठंड से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। ट्रेन की बात की जाए या फिर फ्लाइट्स की बात की जाए, सभी देरी से चल रही है। इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी यात्री घर से निकल रहे हैं वो अपनी अपनी जो फ्लाइट एजेंसीज हैं उनसे संपर्क में रहें, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, क्योंकि कोहरे की वजह से तमाम जिलों में हालात कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। इससे उड़ानें न सिर्फ लेट हो रही हैं बल्कि कई फ्लाइट्स को रद्द भी करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है। साथ ही साथ ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12वीं तक की सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं और बकायदा आज से लेकर 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। यही नहीं, अगर आगे भी इसी तरीके से ठंड पड़ती है तो जिला अधिकारी निर्णय लेंगे कि स्कूल खोलने हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस चलानी है। फिलहाल ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं कि खुद अधिकारी फील्ड में जाकर निरीक्षण करें और ठंड से जहां पर भी है जो भी जरूरी जो चीजें हैं, जो संसाधन है, उसको उपलब्ध कराएं। गोरखपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर जब वो पहुंचे तो वहां उन्होंने रैन बसेरे का निरीक्षण किया और सभी जरूरी चीजों को लेकर के भी उन्होंने अधिकारी को निर्देशित किया। न सिर्फ कंबल की बात की बल्कि भोजन की, पानी की, दवाइयों की बात की, गर्म कंबल की बात की और कहा कि अगर जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए ठंड से निपटने के लिए कि किसी भी गरीब को, किसी भी को भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जो भी जरूरी इंतजाम हो उसको पूरा किया जाए। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से घने कोहरे की चपेट में इस वक्त उत्तर प्रदेश है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, इस ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से गाड़ियों के पहियों पर ब्रेक लग गया है, रफ्तार थम सी गई है, विजिबिलिटी शून्य है और गलन वाली इस ठंड ने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। और कई जगह की बात की जाए तो अस्पतालों में भी कहीं ना कहीं एक लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। लोग सर्दी से, जुकाम से, बुखार से पीड़ित है और इस वक्त कई कतारें अस्पतालों में भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सबसे जरूरी है अपने आप को सुरक्षित रखें और जो भी जरूरी चीजें हो उसका इस्तेमाल करें। गर्म कपड़ों की जितनी जरूरत हो उतना जरूर पहने, क्योंकि इस वक्त ये ठंड है, ये कहीं ना कहीं अपने आप एक जिस तरीके का ये प्रभाव है, शीतलहर का जो प्रकोप है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? असल देखिए, हम आपको बता दें, सबसे पहले जैसे आपने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश इसमें ठंड की चपेट में है और सूबे के प्रधान ने अवकाश भी घोषित कर दिया है 1 जनवरी तक। तो ये एक बड़ी समस्या है और इसमें लोगों को चेतावनी भी दी है, एडवाइजरी भी जारी की गई। लेकिन हालांकि रायबरेली में अगर बात करें तो रायबरेली में अभी धूप खिलना शुरू हो गई है और अब अभी जो है मौसम ठीक ठाक बना हुआ है। और क्योंकि जिस तरीके से एडवाइजरी जारी है, सबको लेकर के, छोटे बच्चों या बुजुर्गों को लेकर ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है इस शीतलहर के प्रकोप में। दूसरी अखंड, हम एक बार फिर बात करेंगे, हमारी जो मेन खबर है उससे हम आते हैं और मेन खबर है हमारे पास एक तस्वीर है, हम वो तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। अलग अलग स्पॉट की तस्वीरें, पहले वो आप देखिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। जी अब अखंड, मैं आपको बता दूं, रायबरेली पुलिस का ये जो सराहनीय कार्य, मैं फिर कहूंगा, देखिए हम आपके साथ आते हैं और आप कहते हैं कि इतना ज्यादा पुलिस का जो गलत काम होता है वो भी हम दिखाते हैं, सही काम, एक सराहनीय काम फिर से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये एक पिछले हफ्ता, जो हफ्ता बीता है, मंडे से लेकर के
संडे तक की घटना है। और इसमें पहली घटना जो हमने दिखाई थाना डलमऊ क्षेत्र के, जिसमें एसपी और एडिशनल एसपी कुछ मूर्तियों के साथ बैठे हुए। ये घटना 14 दिसंबर डलमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक प्राचीन मंदिर, जो कि 200 साल पुराना मंदिर था, उसको जो है कुछ लुटेरों ने अपना जो है निशाना बनाया और रात के अंधेरे में भगवान के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। सीताराम लक्ष्मण ऐसे भगवानों की जो मूर्तियां, और ये मूर्तियां अष्टधातु की मूर्तियां हैं और इनकी मार्केट वैल्यू जो निकल के आई है वो करोड़ों में निकल के आई थी। और इससे आनंद फानंद जब ये चोरी हो गई तो आनंद फानंद पुलिस को, करीब उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, जो पुलिस के अपने महकमे हैं उनकी तरफ से गाइडलाइन आने लगी और इसको त्वरित खोलने का एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा रायबरेली पुलिस पे। तो रायबरेली पुलिस ने डॉक्टर एसबी सिंह के निर्देशन में टीमें गठित हुई और टीमों में कामयाबी मिली। इसमें जो भी लोग शामिल थे उनको पुलिस ने आज लगभग, अगर बात करें 4 दिन पहले, सलाखों के पीछे भेजा है। पहली घटना ये थी और इसमें जिस तरीके से घटना निकल के आई सामने, बताया गया कि इसमें अंतरराज्यीय इसको मतलब गुजरात में बेचने की योजना बन रही थी। 5 से 6 लोग थे और इसने इनको पकड़ करके जेल भेजा। दूसरी जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, वो तस्वीर रायबरेली के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मुलजिमों को पुलिस ले जा रही है। उस मुलजिमों को ले जाते हुए हमारे पास शॉट थे और वो शॉट हमने दिखाया रायबरेली के मेन मनिका सिनेमा रोड पड़ता है, गांधीनगर मोहल्ला है। उस गांधीनगर मोहल्ले में रात के 8:30 बजे तकरीबन, क्योंकि 5 बजे 4:30 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, 8:30 बजे रात में एक वृद्ध महिला और बुजुर्ग घर में रहते थे। वहां पर कुछ योजना बनाकर लुटेरों ने जो है लूट करी। लूट क्या करी? ये डकैती थी असल, डकैती। और डकैती में 5 लाख रुपए, जेवर, कुछ ऐसे तमाम सारे गहने ये लूट के ले गए। डकैती पड़ी और 8:30 बजे रात में ही। और इस डकैती में पड़ते ही, मतलब ये ऐसी डकैती थी, ऐसी घटना थी जो अखंड, मैं बात करूं बड़ी बड़ी रायबरेली की मीडिया, जो मीडिया है जिसमें हम भी शामिल, हमारे कानों में भनक तक नहीं लगी इस डकैती की। और जब खुलासा किया तो अचानक से, और हम लोग अपने सूत्रों, जो हमारे सूत्र है, जो मतलब हमारे लिए दिनों रात लगे रहते हैं, उन सूत्रों से भी हमने जवाब सवाल किया कि यार अगर आपके बलबूते हम लोग ऐसा काम करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, तो आपके रहते हुए हो गया। तो उन्होंने कहा भैया किसी को पता ही नहीं चला कि कब ये घटना है और कब पुलिस ने खोजा। लेकिन गनीमत रहा अखंड की 4 दिन के अंदर रायबरेली पुलिस ने इस बड़ी घटना का खुलासा किया। और सबसे अच्छी चीज रही, 100% इसमें जेवर, पैसा पूरा का पूरा रायबरेली पुलिस ने बरामद किया। ये बड़ा सराहनीय था। दूसरा हमने आपको दिखाया, तीसरी जो घटना थी वो रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकसी करने वाले मोहम्मद नफीस हैं, जो अब इस समय लगड़ा के चल रहे हैं। कई तमाम सारे गौवंश में गौ अधिनियम के तहत जो भी इनकी 2 नंबर का काम होता है वो पूरे करते नजर आ रहे हैं। तो इसमें इनको रायबरेली पुलिस ने धराशायी किया है और घेर किया है। घेर के साथ साथ जिस तरीके से इनकी अपनी गतिविधियां थी, इनको संडे की रात, मतलब सैटरडे की रात को इनका जो है हाफ इनकाउंटर हुआ है मुठभेड़ में, और उस मुठभेड़ की जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इनको घेर किया। तो ये 3 एक हफ्ते के अंदर रायबरेली पुलिस ने बड़ी घटना को, जो करने वाले कार्य अभियुक्त थे या चोर थे, लुटेरे थे, डकैत थे, इन सबको रायबरेली पुलिस ने जेल भेजने का काम किया 1 हफ्ते के अंदर। और 1 हफ्ते के अंदर ये सारी घटनाएं हुई। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए जिस तरीके से रायबरेली पुलिस काम करती है, और 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़ी घटनाओं के जो अपराधी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में। और सबसे बड़ी बात है कि जो चोरी की गई हुई मूर्तियां थी, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, उसको भी पुलिस ने बरामद किया। जो 100% डकैती में जो सामान लूट के ले गए थे डकैत, उसको भी 100% बरामद किया। और जो अपराधी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए रायबरेली पुलिस ने जिस तरीके काम किया, बिल्कुल सराहनीय कार्य है। और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि 1 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं घटित हुई उसका किस तरीके से खुलासा किया है, किस तरीके से अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, अपने आप में काबिले तारीफ है। क्योंकि इस तरीके की पुलिसिंग साफ तौर पर यह दर्शाती है कि जो भी अपराधी है, जो अपराध करेगा, उसका एक ही अंजाम होगा, वो भी सलाखों के पीछे होगा। और साफ तौर पर दिखाई देता है। ये तो आपने इंद्रवीर बताया है, क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली पुलिस काम करती है, और कई आपने लगातार एक के बाद उनके कार्यशैली को बताया किस तरीके से काम करती है। लेकिन आपके बगल में ही प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ की जो थ्योरी है, जो पुलिस की कार्यशैली है, वो कारनामे में तब्दील हो गई। वहां पे कारनामा आता है, क्योंकि अभी आपसे सुन रहे थे कि किस तरीके से रायबरेली पुलिस काम करती है। और
बहुत सारे अच्छे काम रायबरेली पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं और शायद यही कारण है कि लगातार उनकी सराहना आपके द्वारा या फिर लोगों के द्वारा भी की जा रही है और जो पीड़ित हैं वो भी कम से कम ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रायबरेली पुलिस अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल सराहनीय कार्य है, आपकी प्रशंसा होगी भी। अगर मैं आपको इसलिए रोकूंगा थोड़ा, आपने जैसे कहा कि ये हम नहीं कह रहे, ये मीडिया नहीं कह रहा, ये मीडिया नहीं, पूरे प्रदेश में डॉक्टर यशवीर सिंह की रैंकिंग और उनकी कार्यशैली दिख रही है। सूबे के प्रधान मुख्यमंत्री उनको खुद उन्होंने फ्री छूट देकर, मैं अच्छी फिर बता दूं, नेताओं की यहाँ बोलती में मैं खंड, वो चाहे जितने बड़े मैं कहूंगा चाहे जितने बड़े नेता हो, उनकी यहाँ चल नहीं रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अच्छे रायबरेली की चल रही है। वो अपने काम में इंटरफेरेंस है, वो किसी नेताओं का बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए शायद वो अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं और उससे त्वरित इनको कामयाबी मिल रही है। अब रही बात प्रतापगढ़ की, तो शायद प्रतापगढ़ पुलिस के ज्ञानेंद्र भाई से अच्छा शायद विश्लेषक कोई नहीं मिलेगा। और ये पूरे जिले में बिल्कुल शायद यही कारण है कि देखिए अगर काम भी करते हैं, बिल्कुल अगर अच्छा काम करते हैं तो अपने बगल वाले जिले से सीखना चाहिए कि वहां पे एक एसपी हैं और वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, कि उनकी प्रशंसा आमतौर पर लोग कर रहे हैं कि किस तरीके का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आप जरा ज्ञानेंद्र से भी रुक करते हैं क्योंकि जो खबर है बड़ी शानदार खबर एक निकल करके प्रतापगढ़ से आ रही थी कि मुठभेड़ करती है पुलिस, अपराधी को पकड़ती है और अपराधी उनके चंगुल से फरार हो जाता है। क्या अपडेट है इस पूरे मामले पे, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। ज्ञानेंद्र, सबसे पहले आप इसी पर अपडेट दीजिए कि आखिरकार क्या वो अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आया जो पुलिस की मुठभेड़ से फरार हो गया था? बिल्कुल अखंड, पहली बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि रायबरेली की पुलिस से प्रतापगढ़ की पुलिस को सीख लेनी चाहिए। और सही बात है कि रायबरेली की पुलिसिंग और प्रतापगढ़ की पुलिसिंग दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अखंड, मेरे पास पहले एक शॉर्ट्स है, वो भगौड़ा जो पुलिस के हाथों के नीचे से भाग गया था, अब प्रतापगढ़ की पुलिस में कहूंगी तो शायद सही नहीं होगा। स्पेशल टीम और एसओजी की टीम ने, दोनों लोगों ने मिल करके जिसको ढूंढा सुल्तानपुर, बनारस और बॉम्बे तक, वो मिला प्रतापगढ़ बेला की गलियों में, आजमगढ़ में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रतापगढ़ का मीडिया सेल कह रहा है, ये मेरी जुबान नहीं है। चर्चाएं बहुत थी, अखबार से लेकर के सोशल मीडिया में छा दिया गया था कि यहाँ से सदर मोड़ से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से बनारस, बनारस में एक ट्रेन पे भागते हुए बैठा और पता नहीं कहाँ गया, मोबाइल नहीं है। मेरे पास एक फुटेज है और रात की तकरीबन 9:30 से 10 के आसपास स्पेशल टीम के साथ, जिसमें प्रभारी है अर्जुन सिंह यादव, उनके साथ में जो है जावेद उर्फ चांद बाबू है, वो भगौड़ा, वो 25,000 का इनामिया। आखिर प्रतापगढ़ पुलिस, ये नहीं कहूंगा कि प्रतापगढ़ पुलिस, अगर ये मैं कहूंगा कि सर्विलांस की टीम ना होती तो शायद ये भगौड़ा और भी दिन फरार होता और फिलहाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। जिस तरीके से प्रतापगढ़ की पुलिसिंग चल रही है, प्रतापगढ़ की पुलिसिंग प्रयागराज, रायबरेली, कौशाम्बी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, आसपास के जिलों से सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से प्रतापगढ़ में पुलिसिंग की जा रही है और किस तरीके से बगल के आसपास के जिलों में पुलिसिंग की जा रही है। मैं चाहूंगा कि एक बार वो शॉट दिखा दे तो आगे की मैं अपडेट आपको देता हूँ। बिल्कुल अखंड, देखिए लगातार अखंड, आपने जो फोटो देखी, जो गोला घेरा मैंने बना के दिया था, उस गोले घेरे में जावेद उस चांद बाबू है और मैं वहां पे खड़ा हूँ जिस थाने में इस समय जावेद को रखा गया है। ये प्रतापगढ़ की नगर कोतवाली पुलिस है और ये थाना है। इसी थाने में अब की किसी अपराधी को कहा जाता नहीं है। आप भी देखते होंगे कि आप लखनऊ से देखते होंगे कि हजरतगंज या अन्य थानों में मुंशी के पास में रखा जाता था अपराधियों को, लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती। इस बार उसको सीधे के सीधे जो कैदियों का 10x15 का बना होता है, 10x8, 10x15 का ये लोग कैदी रूम एक तरीके से रखते हैं कारागार में, उसमें इन्होंने बंद किया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साफ तौर पे कि अब की कहीं लॉकअप तोड़ के तो ना निकल जाए।
तो डर एक बना हुआ है। आपने फोटो देखे, साफ तौर पे इंटरनेशनल अपराधी है पकड़ के क्या? रखे। क्यों ज्ञानेंद्र, इंटरनेशनल अपराधी है या कुख्यात अपराधी है? अगर अपराधी तो अपराधी वैसे कुख्यात ही, क्योंकि इतने बड़े अगर मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, 25,000 का मुकदमा इनामिया है। सबसे बड़ी बात है, भला तो इस बात का है कि जो अपराध की राशि थी वो नहीं बढ़ी, उससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां तक मैं सही हूं। क्योंकि अपराधी की ये जो अपराधी है, ये भगोड़ा जो था, जो पुलिस की गिरफ्त में आकर भाग गया था, चकमा देकर के भाग गया था, वो फिर से पुलिस की गिरफ्त में। एक बड़ी अच्छी खबर आपने सुनाई कि कम से कम कोई तो काम अच्छा किया, भले प्रतापगढ़ पुलिस ने किया या एसओजी ने किया तो कम से कम पकड़ा तो उस अपराधी को। लेकिन सवाल यही है कि एक इनामिया अपराधी इस तरीके से, जिसको आप मुठभेड़ के बाद पकड़ते हैं और इतनी आसानी से आपको चकमा देके फरार हो जाता है कि फिर से दोबारा आपको उसको पकड़ने के लिए पूरे के पूरे तंत्र लगा देने पड़ते हैं। आपको यहां से लेकर के बनारस, मुंबई तक की अपनी टीम को बैठाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है ज्ञानेंद्र, क्या प्रतापगढ़ पुलिस इन सारी चीजों से कुछ सीख लेती है कि फिर से उसने आगे चल करके कुछ और एक नया कारनामा करने के लिए सोच रखा है? बिल्कुल, देखिए प्रतापगढ़ पुलिस की बात करें तो लगातार मैं आपको बताता रहता हूँ, मैं 14 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और पुलिस में सबसे ज्यादा में टचअप है। और हर वक्त मेरे पास अगर कोई जानकारी आती है तो इन्हीं के सोर्सेस से आती है। मैंने आपको लास्ट शुक्रवार को भी बताया था कि पुलिस के सोर्सेस बता रहे हैं कि वो बनारस के स्टेशन पे देखा गया है, काशी के स्टेशन पे देखा गया है, वहां से ट्रेन पकड़ना है। आखिर जो है वहां की, यहाँ की पुलिसिंग सीसीटीवी फुटेज क्यों खंगाल रही थी? लेकिन मैं बात करूं तो आखिर आजाद नगर में कैसे दिखा, ये फिलहाल ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो मेरे पास प्रेस नोट आई है मैं उस प्रेस नोट के आधार पर बात करता हूं। और मैं अगर कोई भी बात बोलता हूं तो उसके मेरे पास तथ्य होते हैं या मेरे सूत्र मुझे बताते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूं, फिलहाल प्रतापगढ़ की स्पेशल टीम, एसओजी की टीम और कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ की पुलिस की टीम ने पकड़ा है। अब फिलहाल कामयाबी मिली है, शुभकामनाएं हैं प्रतापगढ़ पुलिस को कि हाँ, देर से ही सही दुरुस्त तो प्रतापगढ़ पुलिस लौटी। कम से कम जो आपके हाथों के नीचे से निकल के भाग गया था, अब इससे तो सीख ले लीजिए कि अब दोबारा कोई अपराधी ऐसा जघन्य अपराध न कर सके। आखिर कैसे निकल के चला गया, प्रतापगढ़ पुलिस कब सीखेगी, प्रतापगढ़ के अधिकारी कब सीखेंगे, कब बाज आएंगे? ऐसा कई बार देखा गया है। आखिर उन 3 सिपाहियों की क्या गलती थी? गलती थी, मैं मानता हूं कि वो सो गए थे, वो बेड पे सो गए थे, गलती थी, उनको निलंबन किया गया। आखिर पट्टी कोतवाल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सवाल निशान बने हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि भारत मिलाप के दौरान भी देखा गया था कि उनका विरोध हुआ था, तब भी कार्रवाई नहीं की गई। पट्टी कोतवाल का अपराधी तो पुलिस की गिरफ्त में है, प्रतापगढ़ पुलिस की। अब तो उम्मीद बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है कि कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि अब तो अपराधी भी उनके हाथ में आ चुका है। तो जो अंजाम जिन लोगों को भुगतना था वो तो भुगत चुके हैं, चाहे वो जो भी कांस्टेबल रहे हो, एक एसआई रहा हो, वो भुगत चुका है। फिलहाल अब जब ये अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है, फिर से एक सवाल यही है कि प्रतापगढ़ पुलिसिंग को अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता है, अपने अगल बगल के जिलों से सीखने की आवश्यकता है। जो भी जरूरी कदम, जो भी जरूरी उपाय हो उसको जरूर उठाइए, पर कम से कम काम सही तरीके से करिए कि आपके ऊपर सवाल खड़े ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए, जल्द से जल्द बताइए। बिल्कुल, एक खबर और है जो कि रानीगंज थाना अंतर्गत के है, जहां पे चोरों से प्रतापगढ़ की पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक आरोपी पुलिस के हत्थे से निकल के फरार हो गया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि रात में 2 बजे मुठभेड़ होती है। बहुत अच्छी चीज है कि मुठभेड़ पुलिस ने किया है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक डर फिर से प्रतापगढ़ पुलिस को खौफ खा रही थी कि उन्होंने केवल रानीगंज सीओ का बाइट उन्होंने भेज तो दिया, लेकिन वीडियो नहीं भेज रहे थे कि कहीं मीडिया के हाथ में अपराधियों की फोटो न लग जाए, क्यों कहीं जावेद की तरह ये भी न भाग जाए। तो पीआरएसएल ने सुबह 8 बजे ये दिया, लेकिन मुठभेड़ हुई, काफी बड़ा ग्रुप ये बताया जा रहा है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक फरार हुआ है। अब उनके पास से एक वैगन आर गाड़ी, और स्कूल में ये लोग चोरियां करते थे। सबसे बड़ी चीज है कि स्कूल इसमें बंद चल रहा है। जो सरकारी स्कूल होते थे, जो प्राइवेट स्कूल होते थे, वहां पे जाकर के ये चोरियों को, घटनाओं को अंजाम देते थे, फिर जो है फरार हो जाते थे। प्रतापगढ़ पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी और हत्थे चढ़े हैं। मुखबिर खास सूचना पर ये लोग एक घटना को अंजाम देने जा रहे थे। उसी दौरान
प्रतापगढ़ की पुलिस बंदी करती है, जिसमें उस मुठभेड़ में खुद रानीगंज के सीओ भी शामिल थे। और वहां पे मौके से एक अपराधी के पैर में गोली लगी, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीख लेनी चाहिए प्रतापगढ़ के एक आध दो थाने जो ठीक ठाक चल रहे हैं, उनसे तो सीख ले अन्य थाने। और अगर और सीख लेनी है तो प्रयागराज और रायबरेली प्रतापगढ़ की पुलिस जा सकती है और देख सकती है कि कैसे काम किया जाता है। बिल्कुल सीख लेनी चाहिए और बिल्कुल अगर आप अच्छा काम करेंगे, अपराधियों को पकड़ेंगे तो आपकी तारीफ जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं कि कानपुर के साउथ, जो यहाँ पर साउथ जोन पड़ता है, वहाँ पर साउथ में जो डीसीपी है उनका ऑफिस है, उसी के पीछे एक निराला नगर जो है ग्राउंड है, जहाँ पर प्रधानमंत्री स्वयं आ चुके हैं। यहाँ पर एक छत विक्षिप्त जो है कहा जाए तो शव मिला है, और उस शव की जो है कहीं ना कहीं शिनाख्त भी हो गई है। फिलहाल अज्ञात शव था, लेकिन मौके पर एक बाइक मिली है। बाइक के नंबर से जो है कहीं ना कहीं उस युवक की शिनाख्त हुई है। वो युवक राहुल अवस्थी, जो कि हनुमंत विहार इलाके का रहने वाला है, और एक पेट्रोल पंप में जो है कहीं ना कहीं वो काम करता था। उसके शरीर से जो है सारे कपड़े गायब थे। उसको इस तरीके से पीटा गया है कि पीटने के बाद में जब उसकी मौत हो गई तो उसको जानवरों ने भी कहीं ना कहीं दिखाया है। तो काफी जो है खराब स्थिति में जो है कहीं ना कहीं उस सबको पाया गया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जहां पर पुलिस का एक इतना बड़ा अधिकारी रहता है, उसके पीछे अगर इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है पुलिस की कार्यशैली पर। और फिलहाल अभी जो है पुलिस जो है फॉरेंसिक टीम के साथ में जांच पड़ताल कर रही है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सुराग नहीं लगा है जिससे यह पता चल सके कि किस तरीके से इसकी निर्मम हत्या की गई है। अखंड, दूसरी जो खबर है वो ये है कि जिस तरीके से लगातार जो है मौसम में बदलाव हो रहा है, लगातार जो है कहीं ना कहीं एक इस तरीके का जो मौसम हो रहा है, जिसको देखते हुए कानपुर जिलाधिकारी ने जो है 1 जनवरी तक जो है छुट्टी, कहीं ना कहीं जो अवकाश है वो पूरे सारे स्कूलों को दे दिया है। और लगातार वो शेल्टर्स होम पर जो है जाकर के कहीं ना कहीं निगरानी भी कर रहे हैं, जिसमें जो भी कमी पाई जा रही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दे रहे हैं। खंड। हाँ बिल्कुल अवनीश, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ठंड का प्रकोप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को बचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संजीदा, और उन्होंने कई अधिकारियों को निर्देश दिए कि फील्ड में जाकर निरीक्षण करें, क्या कमियां उसको दूर करने का प्रयास करें। लेकिन सबसे पहली खबर पे आपसे इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से पुलिस अफसर के ठीक पीछे, घर के पीछे, ऑफिस के पीछे अगर इस तरीके से एक छत विक्षत शव मिलता है और जानकारी तक नहीं लगती, भनक तक नहीं लगती है, तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जब इस तरीके की जगह पर इस तरीके की घटनाएं घटित हो जा रही हैं और भनक तक नहीं लग रही, जानकारी तक नहीं लग रही है, तो और जगहों के क्या हालात होंगे अवनीश? बिल्कुल, मैं आपको बता दें कि निराला नगर ग्राउंड में इस वक्त एक मेले का भी कहीं ना कहीं आयोजन किया जा रहा है। उस जगह पर लगातार भीड़ भी रहती है, लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, वो जिस तरीके से शव मिला है, जिस तरीके से हम लोग अपना एनालिसिस कर पा रहे हैं कि युवक के साथ में काफी मारपीट हुई है, उसके बॉडी पे कई सारे निशान है, और कई जगह पर अगर वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते, उसका सर को अगर कहा जाए तो सर को जानवर खा गए हैं, उसका शरीर का आधा हिस्सा कहीं ना कहीं जानवर खा गए हैं। फिलहाल जो तस्वीर है वो भयावह है, वो देखने लायक नहीं है। नहीं तो वो तस्वीर जरूर दिखाते, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि एक भय कानपुर पुलिस जो है अपराधियों के खिलाफ में, जो अपराधियों के मन में बनाने का प्रयास लगातार कर रही है और करने में सफल भी हो रही है। इस तरीके का जो घटना का अंजाम जिस तरीके से लोग दे रहे हैं, तो उनके या तो वो भयभीत नहीं हो रहे हैं, या तो वो इस तरीके के जो है अपराधी हैं जिनके मन में जो है डर, पुलिस का डर या सरकार का डर या भय बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल पुलिस जो है, कानपुर की पुलिस लगातार जो है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये मामला है बिल्कुल बहुत देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब जल्द से जल्द इन अपराधियों को गिरफ्तार करेगी जिन लोगों ने इस तरीके का अक्षम्य अपराध किया है। क्योंकि देखिए क्षमा वाला बिल्कुल भी अपराध नहीं है ये, और इस तरीके से किसी व्यक्ति की निर्मम हत्या कर देना अपने आप में सवाल खड़े करता है। फिलहाल देखते हैं कानपुर पुलिस इस पूरे घटना पर किस तरीके का एक्शन लेती है और कब इन अपराधियों को हवालात में डालने का और सलाखों के पीछे डालने का काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। त्रिलोक चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए बुलंदशहर से। त्रिलोक, बुलंदशहर से कौन सी बड़ी खबर है? बुलंदशहर में इस वक्त शीतलहर और कोहरे का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तारें भी थम गई हैं। और बहुत बड़ी बात अगर हम कहें तो कुछ जो रोजमर्रा की दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, उनकी मजदूरी पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। और जिसको लेकर जिला प्रशासन भी कई बार इसमें
पहल कर चुका है, लेकिन फिर भी इस तरह के जो ये कोहरे में मजदूरों की जो दिहाड़ी की मजदूरी है उसको लेकर कई बार कहा जाता है कि भाई इनको गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से ये है कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो कोहरे और शीतलहर के प्रकोप की वजह से पिछले लगभग 8-10 दिन से शीतलहर चल रही है, जिसकी वजह से वो भूखे मरने की कगार पर है। कई लोगों से बात भी हुई थी, जिनको लेकर उन्होंने कहा था कि जी ऐसी ठंड में कहीं हमें काम नहीं मिलता है, कहीं हमें मजदूरी नहीं मिलती है, जिसको लेकर हमारे सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके ये शीतलहर चल रही है और कल कोहरा की प्रकोप है, कोहरा अगर कल देखा जाए तो कल शाम 6 बजे से ही कोहरा था और जिसमें आप देख सकते हैं कि शायद मुझे लगता है कि 5-6 मीटर पहले दूरी का भी नहीं नज़र आ रहा था। और जिसको लेकर आज कई सारी घटनाएँ हुई हैं और अभी-अभी कुछ देर पहले की बात थी कि कोहरे की वजह से ही एक बाइक सवार एक बम्बे में गिर गया है, जिसको लेकर वो बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ है और उसको रेस्क्यू किया गया है और उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी। हाँ बिल्कुल त्रिलोक चंद्र, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कोहरे से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, तमाम घटनाएं देखने को मिल रही हैं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपने जिस तरीके की बातें रखी है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रैन बसेरों में विशेष इंतजाम किए जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, कंबल की व्यवस्था की जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए। लेकिन जिस तरीके की आपने बातें रखी कि इस तरीके से जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो कहीं बाहर से आकर के काम करने के लिए, अपने घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए इस तरीके से काम करते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो क्या रैन बसेरों में उनके खाने की, उनके ठहरने की, भोजन की व्यवस्था की गई है? क्योंकि गरीब लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है रैन बसेरों में, और साफ तौर पर खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि अधिकारी इसका निरीक्षण करें। तो क्या बुलंदशहर में इस तरीके की स्थितियां नहीं है क्या? वहां पर इस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है क्या? जी, अखंड रैन बसेरों में कुछ सीमित लोगों के रहने की व्यवस्था होती है, पूरा परिवार का परिवार रहेगा तो उसमें इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ है कि कहीं न कहीं सरकार इस पहल पे काम कर रही है और कहीं न कहीं इन लोगों को कुछ न कुछ अनुदान मिलता भी रहता है। लेकिन कुछ कभी-कभी होता है कि कुछ सरकार और प्रशासन से कुछ लोग चूक जाते हैं, जो कहीं न कहीं मीडिया और मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं, अपना दुःख जताते हैं। तो हमारा फर्ज होता है कि हम लोग उनको बताएँ और प्रशासन के सामने उस पहलू को लेके आए ताकि वो आगे जाके कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए लोग अपनी समस्या कहते हैं और हमारा उस समस्या को फॉरवर्ड करना काम है। हम उन समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। बिल्कुल जो भी समस्या है इन लोगों की, जो मजदूरों की, जो गरीबों की, जो भी समस्या है, इसको अधिकारियों तक पहुंचाइएगा त्रिलोक, और पूछिएगा कि आखिरकार ऐसी स्थितियां बन गई है इस ठंड में, उनके काम नहीं है, और अगर उनके काम नहीं है तो भोजन एकमात्र होता है जीवन चलाने के लिए, तो उनका परिवार के पास अगर खाने के लिए व्यवस्था नहीं है तो प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है? क्या प्रशासन उनके लिए कोई कदम उठा रहा है? इसको लेकर के जरूर अधिकारियों से बातचीत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सरफराज हमारे साथ बने हुए बहराइच से। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है? बताते इस समय ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है, जिसको लेकर प्रशासन भी टाइट हो चुका है। और बोला जाए तो जिला बहराइच हमारा तराई एरिया है, जिसको लेके काफी आज तो मौसम आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी मौसम में बदलाव हो चुका है। जो पाला जिसको बोलते हैं, पाला गिर रहा है। इसी में हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है जिसका स्कूल बंद हुआ है, डीएम साहब की तारीफ कर रहा है। आइए सुजान जी, क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरे इस वक्त ठंडी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सब जो हम लोगों के हैं, उन्होंने हम लोगों की छुट्टी बढ़ा दी है। और डीएम ठंड के कारण डीएम ने ये काम अच्छा किया कि हम लोगों की छुट्टी बढ़ा दी, क्योंकि सुबह स्कूल जाते वक्त कोहरे का बहुत बड़ा वो रहता है कि सुबह ठंडी बहुत ज्यादा होती है। जी जी, तो बच्चे काफी खुश हैं ठंडक की वजह से भी, और जो स्कूल बंद हो गए हैं तो डीएम साहब और प्रशासन और सीएम योगी जी ने जो छुट्टी रखी है और किया है, क्योंकि देखा है तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और देखा जाए नगर पालिका प्रशासन जो बहराइच का है, वो रात दिन मेहनत कर रही है और रैन बसेरों में भी खाने वगैरह, रसोई का भी इंतजाम उन्होंने करा रखा है। काफी अच्छी सुविधा दे रखी है। जी अखंड। अब बिल्कुल सरफराज, देखिए जिस तरीके की ठंड है, वो ठंड कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, और नौनिहालों के लिए, खासतौर से बच्चों के लिए ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। बच्चे हों या बुजुर्ग हो, उनको विशेष तौर पे ख्याल रखना चाहिए अपना भी, क्योंकि जो भी गर्म कपड़े, जो भी जरूरी के ठंड से बचाव के जो साधन हो, उसको जरूर अपनाना चाहिए। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया अधिकारियों को कि बच्चों के लिए 12वीं तक के सभी बच्चों को स्कूल को बंद किया जाए, और शायद यही कारण है कि बच्चा भी जो है, जो छोटा सा बच्चा है,
वो तारीफ कर रहा है, डीएम की भी तारीफ कर रहा है, मुख्यमंत्री की भी तारीफ कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ठंड का प्रकोप है, सुबह का वक्त होता है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं उस वक्त हालात गलन बहुत ज्यादा होती है, कोहरा बहुत ज्यादा होता है, ठंड के मारे बच्चे घर से निकलना नहीं चाहते। इसलिए ये फैसला अपने आप में बच्चों के लिए कहीं ना कहीं सुखदायी है और उनको भी महसूस हो रहा है कि ठंड से बचने के लिए कम से कम घर एक सबसे बेहतर जगह होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरफराज तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ बने हुए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अगर आज हम बता दें, हम हरदोई जनपद से करीब 27 किलोमीटर दूर थाना बघौली क्षेत्र के मस्जिद गांव में खड़े हैं। यहाँ पर आज देर रात को 2 घर में चोरों ने निशाना बनाया, जबकि हरदोई जिला के जो पुलिस अधीक्षक हैं गांव-गांव जाकर चौपाल कर रहे हैं, तो अशोक कुमार मीणा जी। और आज यहाँ हम आपको दिखलाएंगे लाइव तस्वीरें सीधे। देखिए ये यहाँ पे ये एक तो ये घर है, देखिए इसमें यहाँ पे चोरों ने इस घर को निशाना बनाया। ये ताला जो है, ताला को तोड़ कर ये कैसे क्या चोरी बताओ भैया? ये ताला तोड़ के पहले मेन गेट का ताला तोड़ा गया, उसके बाद में दूसरे गेट का ताला तोड़ा गया। ये दूसरा ताला है, दूसरे गेट का वो वाला ताला तोड़ा गया। उसके बाद में मेरी अलमीरा का ताला तोड़ा गया, मेरे बक्से का ताला तोड़ा गया, उसमें जोड़ा रखे हुए थे तो उन्होंने ले भागे। और थोड़ा दिखला चल जाएंगे, आइए देखिए ये अलमा सेफ है, इस सेफ का ताला तोड़ के जी बताइए। ये सेफ का ताला तोड़ के, लॉकर का ताला तोड़ के इसी में जेवरात रखे हुए थे, गले का हार और कान के बाला, पायल, चांदी के सिक्के प्लस कपड़े और 24,000 रुपए कैश, इतना चोरों ने उठा के ले गए। पुलिस को क्या कुछ आपने बुलाया? क्या कहा पुलिस ने? पहले 100 नंबर आई थी, वो अपनी जांच करके चली गई, बाद बाकी मैंने कार्रवाई की तो पुलिस आई है। अभी जो पुलिसकर्मी आए क्या करने आए हैं? अब ये जिस आदमी पे संदेह है मुझको, उसको पकड़ के ले जाना चाह रही है। और कितने घरों में चोरी की हुई है? और एक पड़ोस में घर है मेरे चाचा का, उसमें चोरी हुई है। उसमें कितनी चोरी लगभग? उसमें लगभग 10 से 20,000 रुपए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभी कुमार है। और जिस दूसरे मकान से उसका क्या नाम है? उनका मंगल शर्मा है। तो अगर मैं बताना चाहूंगा, ये हम आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखला रहे थे। तो यहाँ पर जो है तो चोरों ने, क्योंकि शीतकालीन चल रही है, शीतकालीन को लेकर यहाँ पर चोरी की वारदात करके घट जाती हैं। और अभी लाइव तस्वीरें हमने दिखलाई है। एक तो ये घर है, देखिए इसमें हम दिखलाएं, ये ताला पड़ा हुआ है, इस घर में पर भी चोरी हुई है। ये घर है, इसमें भी चोरी की गई रात को। लेकिन अगर बात पुलिस की करें, पुलिस कहीं ना कहीं निष्क्रिय दिखाई दे रही है। अगर इसी तरह की चोरी हो रही तो चौपाल लगाने से क्या फायदा है? लेकिन यहाँ पर पुलिस अधीक्षक जो है, हर गांव ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पर ग्रामवासियों के साथ में, प्रहरियों के साथ में दिशा निर्देश दे रहे, टास्क बांट रहे हैं कि यहाँ पर चोरी की घटना को रोका जा सके। लेकिन ये जो चोरी है, 2 घरों में एक साथ चोरी होना 1% चिल लग रहा पुलिस वालों पर। जी अखंड, तो आदर्श, आपने इस पूरे मामले पर किसी वहाँ के जो थाने वाले हैं, जो कोतवाल है, उससे बात की आपने कि आखिरकार इस तरह की घटना सामने हुई, क्या पुलिस को कोई सुराग मिला है? किसी के ऊपर कोई पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया इस पूरे मामले में? देखिए अगर ये पुलिस के बाहर में पुलिस यहाँ पर आए थे, मैंने उसे रोका कि आप आइए 2 मिनट, हम आपकी बाइट लेंगे, लेकिन वो अपना पल्ला झाड़ते यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन अभी तक कोई सुराग यहाँ पर शायद नहीं लगा होता तो कुछ ना कुछ जरूर होता। जी अखंड, हाँ बिल्कुल आदर्श, देखिए बिल्कुल सही सवाल है कि आखिरकार अगर वहाँ के एसपी हैं, लगातार गांव-गांव जाकर के चौपाल लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी पहल है। लेकिन वो पहल दिखाई भी देनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की घटना घटित हुई है तो बिल्कुल इस तरह की घटना घटित नहीं होनी चाहिए थी। आपके चौपाल लगाने से फायदा होना चाहिए था, लेकिन ये घटना घट गई है तो कम से कम जो अपराधी हैं, जो चोर हैं, उनको कम से कम पकड़ना चाहिए। जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करके अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए, तभी लोगों को विश्वास होगा कि पुलिस अपना काम सही तरह से कर रही है। क्योंकि अगर आप चौपाल लगा रहे हैं और इस तरीके से जो चोर हैं वो चोरी की घटना को अंजाम दे करके चले जा रहे हैं, तो सवाल खड़े होंगे कि आखिर एक तरफ आप चौपाल लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कोई चोर चैलेंज दे करके चले जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जल्द पुलिस को कोई कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श, तमाम जानकारी। बताइए। एक बात हम बताना चाहेंगे कि जिस जगह पर चोरी हुई है, यहाँ पर एक खड़ा पूरा मोहल्ला है, हम पूरा मोहल्ला आपको दिखाएंगे। ये पूरा मोहल्ला यहाँ पर अगर चोरी की हुई है तो भी एक चिन्ह, देखिए यहाँ कोई चोरी की वारदात यहाँ पर हो नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर चोरी तो ये बहुत बड़ी बात है। पूरा घर घनी बस्ती यहाँ पर है, इधर कोई खेत है, कोई सारे मकान बने हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि घनी आबादी के बीच में 2-2 चोरियां होते हुए, ये एक पुलिस पर चिन्ह का सवाल है। बिल्कुल सवाल है कि आखिरकार, लेकिन लोगों के मन में डर और भय पैदा हो जाएगा, क्योंकि पुलिस के भरोसे ही आराम से चैन की नींद सोते हैं। और अगर इस तरीके से
चोरी की घटनाएं होंगी, वो भी घनी आबादी वाले जगहों पर, तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास, जो भरोसा है वो जरूर उठ जाएगा। और शायद यही कारण है कई जगहों पर जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो लोग रात में पहरेदारी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिलहाल जरूर पुलिस से बात कीजिएगा, उनसे का रिएक्शन लीजिएगा कि आखिरकार इस तरह की घटना घटित हो रही है, लोगों के मन में डर और भय पैदा हो रहा है कि आखिरकार कैसे वो चैन की नींद सोएंगे जब इस तरीके से घनी आबादी में जो चोर हैं वो शिकार चोरी करके चले जाएंगे और हम आराम से, अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं है। जरूर इसको लेकर के रिएक्शन जरूर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें नया साल है और नए साल के अवसर पर तमाम लोग जितने भी तीर्थ स्थल हैं या बड़े धाम है, या कहें अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, मथुरा वृंदावन की बात करें, हर जगह पर कतार लगी हुई है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। शायद यही कारण है कि अब जो मंदिर प्रशासन है वो भी लोगों से अपील करने लगा है कि हो सके तो 5 जनवरी के बाद आए, क्योंकि वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर प्रशासन ने एक चिट्ठी जारी की और साफ तौर पर जितने भी भक्त हैं उनसे अनुरोध किया है कि 5 जनवरी के बाद ही आए, क्योंकि अगर अयोध्या की बात की जाए, काशी की बात की जाए, कहीं की भी बात की जाए तो 2-2 किलोमीटर तक की लंबी लाइनें हैं। भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए लगातार मंदिरों की तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं और अपने आराध्य का दर्शन करना चाहते हैं नए साल के अवसर पर। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं तो अपने आप में कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसलिए अगर हो सके तो कुछ दिन बाद अपनी यात्रा को या दर्शन करने के लिए अगर आप कुछ निकाल सकते हैं तो जरूर टालिए, क्योंकि स्थितियां कहीं ना कहीं खराब हो सकती हैं, क्योंकि लगातार बड़ी लंबी कतारें साफ तौर पर मंदिरों में देखी जा सकती है। एक बड़ी अहम जानकारी निकल करके सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जो सजा थी, उसको जो सस्पेंड किया था हाईकोर्ट ने, उस पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उसी फैसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज और उसकी सजा पर रोक लगा दी है। आगे खबर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे आज, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।